मूवी की शुरुआत में हम वॉल्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक डॉग पकड़ने वाली कंपनी में काम करता है। आज वॉल्टर का बर्थडे था और तारीख है 3 फरवरी, यानी कि दूसरा महीना और 3 तारीख 2 और 3। वॉल्टर जब अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने ही वाला था कि तभी उसकी बॉस सिबिल का फोन आता है। वो वॉल्टर को एक नया काम बताते हुए कहती है कि तुम्हें अभी की अभी एक चीनी रेस्टोरेंट में जाकर वहां से एक कुत्ते को पकड़ना है। वॉल्टर उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि आज मेरा बर्थडे है और इसलिए मुझे जल्दी घर पहुंचना है, लेकिन सिबिल उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। फिर वॉल्टर खुद को कोसने लगता है क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से आज वो टाइम पर घर नहीं पहुंच पाएगा। दरअसल आज से लगभग 2 महीने पहले 23 दिसंबर की रात को वॉल्टर और उसकी बीवी, जिसका नाम अगाथा है, सिबिल के बर्थडे में गए थे। वहां सिबिल वॉल्टर को अकेला देखकर उससे चिपकने लगती है, लेकिन तभी वॉल्टर उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि अगर तुम दुनिया की आखिरी औरत भी हुई तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। और इसी बात का बदला लेने के लिए सिबिल वॉल्टर के बर्थडे वाले दिन उसको घर जाने नहीं दे रही। और अगर आपने गौर किया हो तो सिबिल का बर्थडे 23 दिसंबर को था, यानी कि 2 और 3। कुछ ही देर में वॉल्टर चीनी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, लेकिन जिस कुत्ते को वो पकड़ना चाहता था वो कुत्ता उसको देखकर गुर्राने लगता है। फिर वॉल्टर उसको एक कहानी सुनाता है और फिर आराम से उस कुत्ते की तरफ बढ़ते हुए उसको पकड़ लेता है। फिर वॉल्टर उस कुत्ते का पटा देखने लगता है जिसके ऊपर NED लिखा हुआ था, यानी कि इस कुत्ते का नाम नेड था। तभी अचानक से वो कुत्ता वॉल्टर को काट लेता है और फिर वहां से भाग जाता है। अब वॉल्टर भी नेड को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है, जिसके बाद नेड एक कब्रिस्तान में आकर लारा टॉलिंस नाम की एक कब्र के पास बैठ जाता है। फिर वॉल्टर नेड को बेहोश करने के लिए अपनी बंदूक में इंजेक्शन फिट कर लेता है, लेकिन जब वॉल्टर उसको देखता है तो नेड वहां से गायब हो चुका था। अब वॉल्टर के दिमाग में कई तरह की बातें आने लगती हैं, जिसके बाद वो उस कब्र को गौर से देखता है। अब ये लारा टॉलिंस कौन है और वो कुत्ता जिसका नाम नेड था इसी कब्र के पास आकर क्यों बैठा, ये सभी राज आगे खुलने वाले हैं। अगले सीन में हम वॉल्टर की वाइफ अगाथा को देखते हैं जो एक बुक स्टोर में जाकर वॉल्टर के लिए गिफ्ट पसंद कर रही थी। किताबें देखते वक्त अगाथा की नजर एक रेड बुक पर पड़ती है जो कि बिल्कुल खूनी लाल रंग की तरह चमक रही थी। अगाथा को शुरू से ही लाल रंग बहुत पसंद है और इसीलिए वो बिना कुछ सोचे उस बुक को खरीद लेती है। उस बुक का नाम था द नंबर 23, जो एक डिटेक्टिव की कहानी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी किताब सिर्फ एक नंबर पर ही आधारित है, नंबर 23। फिर कुछ देर बाद वॉल्टर भी उस बुक स्टोर में आ जाता है। तभी अगाथा वॉल्टर को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देती है और फिर वो किताब दिखाते हुए कहती है कि मैंने ये खास किताब तुम्हारे लिए ही खरीदी है। फिर वॉल्टर उस बुक का नाम और उसके लेखक का नाम पढ़ने लगता है और ये लेखक दुनिया के बाकी लेखकों से बहुत ही अलग था। क्यों अलग था ये भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। दोस्तों, ये स्टोरी आम इंसान के लेवल से थोड़ी ऊपर की है, इसलिए आपको दिमाग लगाकर ये मूवी देखनी होगी। फिर थोड़ी देर बाद वॉल्टर और अगाथा अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वॉल्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर घर वापस आने के बाद वॉल्टर उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। पहले चैप्टर में कहानी के मुख्य हीरो यानी कि फिंगरलिंग का इंट्रोडक्शन था। फिर वॉल्टर फिंगरलिंग के बारे में पढ़ते हुए अपने रूम में चला जाता है। अब नेक्स्ट डे वॉल्टर वो किताब पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री था क्योंकि कुत्ते के काटने की वजह से वॉल्टर को काम से 1 दिन की छुट्टी मिल गई थी। फिर वॉल्टर घर का सारा काम खत्म करने के बाद चैप्टर नंबर 2 पढ़ना शुरू कर देता है। दूसरे चैप्टर में फिंगरलिंग अपनी कहानी बताता है जिसमें वो बताता है कि वो फिजूल और बोरिंग टाउन में पैदा हुआ था, लेकिन वो शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज था। इसलिए नहीं क्योंकि उसे पढ़ाई पसंद थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको अपनी मंजिल का रास्ता खुद चुनना था। फिंगरलिंग के पिता एक अकाउंटेंट थे, यानी वो इंसान जो दिन रात नंबरों से खेलता है। उनका सपना था कि फिंगरलिंग भी बड़ा होकर एक अकाउंटेंट बने, लेकिन फिर फिंगरलिंग की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद उसने अपनी मंजिल खुद चुन ली। फिंगरलिंग को शुरू से ही क्राइम और जासूसी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उसके पड़ोस में एक विधवा औरत भी रहती थी, मिस डॉक्सिन, और उनके पास एक कुत्ता भी था, अल्फी, जो कि हर रोज इधर उधर भाग जाया करता था। अब फिंगरलिंग ही हर रोज अल्फी को पकड़कर घर वापस लाता था, लेकिन फिर एक दिन जब फिंगरलिंग अल्फी के पीछे भागता हुआ मिस डॉक्सिन के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि मिस डॉक्सिन अपने बिस्तर पर मरी पड़ी थी। उस दिन फिंगरलिंग का आधा जन्मदिन यानी कि हाफ बर्थडे था। फिर फिंगरलिंग मिस डॉक्सिन की लाश देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर कुछ ही देर में वहां पर पुलिस वाले और बाकी लोग भी आ जाते हैं जो मिस डिक्सन की मौत को एक सुसाइड केस बताकर उनकी फाइल बंद कर देते हैं। लेकिन फिंगरलिंग जो कि लगभग 1 घंटे तक मिस डॉक्सिन की लाश के पास खड़ा था, उसके
हिसाब से ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर था। फिर वो इसी राज का पता लगाने के लिए एक डिटेक्टिव बना। जिस समय वोल्टर ये कहानी पढ़ रहा था तभी वो फिंगरलिंग के किरदार में खुद को महसूस करता है। वोल्टर को लग रहा था कि जैसे ये कहानी उसी की लाइफ के बारे में लिखी गई है। फिर वो अगाथा के पास जाकर उसको ये सारी बातें बताता है, लेकिन अगाथा कहती है तुम ये फिजूल की बातें मत सोचो, क्योंकि फिंगरलिंग और तुम्हारी लाइफ एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। फिर वोल्टर अगाथा को कुछ बातें बताता है, जैसे वोल्टर के बचपन में भी एक लेडी उसके पड़ोस में रहा करती थी और जब वोल्टर का आधा बर्थडे था तो वो लेडी मर गई। फिर वोल्टर की बातें सुनने के बाद अगाथा कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है और तुम्हें इस बुक को पढ़कर ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। लेकिन वोल्टर उस किताब के अंदर पूरी तरह से खो जाता है। अब जब तक वो फिंगरलिंग की पूरी कहानी नहीं पढ़ लेता तब तक उसके मन को भी शांति नहीं मिलेगी। फिर कुछ समय बाद जब फिंगरलिंग 32 की उम्र का था तो उसकी मुलाकात फेब्रिजिया नाम की एक लड़की से होती है। 32 यानी 23 का उल्टा, और ये भी इस कहानी का एक अहम पहलू है। अब फेब्रिजिया और फिंगरलिंग दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। अब फिंगरलिंग जब भी फेब्रिजिया को देखता था तो उसको कुछ होने लगता था, जैसे फेब्रिजिया केवल उसी के लिए बनी हो। अब वोल्टर ने इस बुक में जितनी भी कहानी पढ़ी थी वो पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहता है। अब नेक्स्ट डे वोल्टर इस किताब का 5वां चैप्टर शुरू करने वाला था, जिसमें फिंगरलिंग एक लड़की के घर पर जाकर उससे मिलता है। वो लड़की कुछ ही देर में सुसाइड करने जा रही थी और इसीलिए फिंगरलिंग उसके पास जाकर उसको समझाता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर वो लड़की फिंगरलिंग से पूछती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? फिंगरलिंग कहता है कि अगर बात अच्छी नहीं लगी तो मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर वो लड़की फिंगरलिंग की बात मान लेती है, जिसके बाद वो दोनों कुछ देर बैठकर आपस में बातें करते हैं। उस लड़की का नाम था इजाबेला। फिर फिंगरलिंग इजाबेला के सुसाइड करने का कारण पूछता है। इजाबेला उसको 23 नंबर की कुछ कैलकुलेशन दिखाते हुए कहती है कि यही नंबर मेरे सुसाइड करने का कारण है। ये नंबर मेरी लाइफ में हर जगह मौजूद है और इसी नंबर की वजह से मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन फिंगरलिंग इजाबेला की ये बात समझ नहीं पाता, क्योंकि एक नंबर की वजह से किसी की मौत कैसे हो सकती है। फिर इजाबेला फिंगरलिंग को दीवार पर लिखी हुई कुछ कैलकुलेशन दिखाती है और कहती है कि ये मनहूस नंबर मेरे नाम, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे कपड़े और हर जगह मौजूद है। फिर फिंगरलिंग इजाबेला को शांत करता है और उसको एक कहानी सुनाता है ताकि उसके दिमाग में सुसाइड करने का ख्याल ना आए। फिर कुछ देर बातें करने के बाद जब इजाबेला का मूड अच्छा हो जाता है तो फिंगरलिंग वहां से चल देता है। लेकिन फिंगरलिंग को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसके घर से नीचे जाते ही इजाबेला छत से कूदकर सुसाइड कर लेगी। फिर वो इजाबेला की लाश के पास आकर बैठ जाता है। इस वक्त फिंगरलिंग के दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या सच में एक नंबर किसी की जान ले सकता है। फिर वो अपने दिमाग में यही सवाल लिए अपने घर चला जाता है। तभी रात को फेब्रिजिया के साथ मजे करने के बाद वो कैलकुलेट करना शुरू कर देता है कि नंबर 23 उसकी लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। अब प्रेजेंट में वोल्टर भी फिंगरलिंग की तरह उसी नंबर के बारे में सोच रहा था। फिर वो भी अपने नाम, अपनी बर्थडे, ड्राइविंग लाइसेंस और हर चीज में 23 नंबर को ढूंढने लगता है और इत्तेफाक से उसको भी इन सभी चीजों में वो नंबर मिल जाता है। फिर वोल्टर अगाथा और अपने बेटे रॉबिन के पास जाकर उनको भी ये सारी बात बताता है। अगाथा का अभी भी यही कहना था कि तुम इस कहानी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो, लेकिन इस बार वोल्टर प्रूफ के साथ अगाथा को सारी बात समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि मेरे भी नाम, बर्थ डेट और ड्राइविंग लाइसेंस में इन सभी में 23 नंबर मौजूद है और यहाँ तक कि वोल्टर जब पैदा हुआ उस वक्त भी समय था 11:12, यानी कि 11 और 12 को जोड़ दिया जाए तो 23। फिर वो बताता है कि जब मैं तुमसे मिला उस दिन भी 23 तारीख थी। इसका मतलब वोल्टर और फिंगरलिंग की कहानी बिल्कुल एक जैसी चल रही थी, लेकिन अब ये बातें अगाथा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। फिर वो वोल्टर को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी और फिंगरलिंग की कहानी बिल्कुल भी एक जैसी नहीं, क्योंकि फिंगरलिंग बाद में एक कातिल बन गया था और तुमने तो किसी का भी कत्ल नहीं किया। अब वोल्टर अगाथा से और बहस नहीं करता, जिसके बाद अगाथा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर अगली सुबह जब अगाथा उठती है तो वो देखती है कि वोल्टर ने पूरी रात उसी 23 नंबर को लेकर कैलकुलेशन की हुई थी। अब अगाथा वोल्टर की तबीयत को लेकर थोड़ी परेशान होने लगती है, जिसके बाद वो अपने फैमिली फ्रेंड प्रोफेसर इसाक को फोन लगाती है। इसाक एक साइकोलॉजिकल प्रोफेसर है और इसीलिए अगाथा उनको कॉल करती है ताकि वो वोल्टर को इस 23 नंबर की दुनिया से बाहर निकाले। फिर कुछ समय बाद वोल्टर इसाक से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाता है। इसाक वोल्टर की परेशानी सुनकर मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये 23 नंबर की पहेली कितनी खास है। फिर
वो वोल्टर को बताते हैं कि ये 23 नंबर तुम्हारी लाइफ के साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस नंबर पर तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं, क्योंकि ये नंबर हमारे इक्वेटर में भी आता है और इसी के साथ यूक्लिड जियोमेट्री में भी, जिसमें पूरे 23 एक्सियोम्स होते हैं। ये नंबर इंसान के जीन में भी आता है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स को मिलाकर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी हर एक पेरेंट के 23। और इसके अलावा हमारा ब्लड भी हर 23 सेकंड में सर्कुलेट होता है। प्रोफेसर इसाक की ये सारी बातें सुनने के बाद वोल्टर का दिमाग और भी ज्यादा घूमने लगता है। फिर इसाक वोल्टर को कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर 23 नंबर के बारे में जानने की उत्सुकता है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये किताब तुम्हारी लाइफ पर लिखी गई है तो तुम्हें इस किताब के लेखक के बारे में पता करना चाहिए। अब वोल्टर इसाक की बात अच्छे से समझ जाता है। फिर घर वापस आने के बाद वोल्टर आगे के चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें फिंगरलिंग ने अपने और फेब्रिजिया के रिश्ते के बारे में बताया था। वो बताता है कि मैं फेब्रिजिया से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में हर रोज विचार आता है कि मैं उसको मार डालूं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि फेब्रिजिया उस 23 नंबर के बारे में जानना ही नहीं चाहती। फिंगरलिंग जब भी उसको इस 23 नंबर के बारे में बात करता है तो फेब्रिजिया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और सबसे बड़ी बात कि फेब्रिजिया के पास कुल 23 जोड़ी जूते हैं, यानी वही 23 नंबर, जिनकी वजह से फिंगरलिंग परेशान रहता है। फिंगरलिंग ने इस बारे में अपने साइकियाट्रिस्ट माइल फिनिक्स से भी बात की, लेकिन माइल्स ने उसको कहा कि तुम कुछ समय के लिए अपने दिमाग को आराम दो। अब जब फेब्रिजिया को पता चलता है कि फिंगरलिंग अब डिटेक्टिव नहीं है तो वो फिंगरलिंग से और भी दूर होने लगती है। तभी एक रात फिंगरलिंग गुस्से में आकर फेब्रिजिया के सारे कपड़े और जूते उलट पलट कर देता है। जब फेब्रिजिया देखती है कि उसके जूते कूड़े में पड़े हैं तो वो फिंगरलिंग पर और भी ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन फिंगरलिंग को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी मानसिक स्थिति फेब्रिजिया को कैसे बयां करे। तभी कुछ समय बाद फिंगरलिंग को पता चलता है कि फेब्रिजिया और माइल्स का अफेयर चल रहा है। तभी आती है फिंगरलिंग की लाइफ की सबसे काली रात, जिसमें वो कई बार सोचता है कि वो उस साइकियाट्रिस्ट को मार डाले, लेकिन फिर फेब्रिजिया के बारे में सोचकर फिंगरलिंग के हाथ रुक जाते हैं। प्रेजेंट में जब वोल्टर इस किस्से को पढ़ रहा था तो उसके मन में भी अगाथा और प्रोफेसर इसाक को लेकर अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। अब वोल्टर को भी लगने लगा था कि शायद अगाथा उसको धोखा दे रही है, और इसी वजह से वोल्टर फिंगरलिंग की तरह अपने सपने में अगाथा का कत्ल कर देता है। लेकिन जब वोल्टर की नींद खुलती है तो वो अगाथा के लिए एक नोट छोड़कर घर से कहीं चला जाता है। इस 23 नंबर की वजह से वोल्टर ही नहीं बल्कि अगाथा भी बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वोल्टर तो सिर्फ 23 नंबर के बारे में ही जानना चाहता था और अगाथा चाहती है कि वोल्टर ये सब कुछ भूलकर वापस पहले जैसा हो जाए। फिर वोल्टर एक होटल में आकर वहाँ 23 नंबर का कमरा किराए पर लेता है और फिर वापस से वही किताब पढ़ना शुरू कर देता है। 22वें चैप्टर में जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि फिंगरलिंग ने गुस्से में आकर अगाथा को मार डाला था। और बाद में जब माइल्स अगाथा से मिलने के लिए आया तो पुलिस माइल्स को दोषी बनाकर उसको गिरफ्तार कर ले गई। दूसरी तरफ फिंगरलिंग अपना पसंदीदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन हाथ में लेकर उसी 23 नंबर के बारे में सोच रहा था। अब ये नंबर फिंगरलिंग के दिमाग पर इतना हावी हो चुका था कि उसकी वजह से वो गुस्से में आकर अपना सैक्सोफोन शीशे पर दे मारता है। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो छत से छलांग लगाने की कोशिश करता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर जब वोल्टर अगला चैप्टर पढ़ने के लिए पेज पलटता है तो देखता है कि चैप्टर नंबर 23 वहाँ से गायब है। अब वोल्टर के दिमाग में कई सारी बातें आने लगती है, जैसे बाद में फिंगरलिंग का क्या हुआ होगा और 23 नंबर का क्या राज है। तभी वोल्टर को किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और जब वो खिड़की के पास आकर देखता है तो उसको वहाँ पर नेड नाम का डॉग नजर आता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। फिर वोल्टर गुस्से में नेड को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। अब की बार फिर से नेड वोल्टर को उसी कब्रिस्तान में लाकर खड़ा कर देता है। इस बार वोल्टर चूकता नहीं और मौका मिलते ही नेड को इंजेक्शन लगा देता है। फिर वोल्टर नेड के पास जाकर खुश होने लगता है क्योंकि आखिरकार उसने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन तभी वोल्टर की नजर नेड के पट्टे पर पड़ती है, जिसके ऊपर वही 3 अक्षर लिखे हुए थे, NED, यानी अल्फाबेट के मुताबिक 14, 5 और 4, जिसका टोटल 23 बनता है। अब वोल्टर का दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद नेड के असली मालिक फादर सेबेस्टियन वहां पर आ जाते हैं और नेड की हालत देखते हैं। फिर वोल्टर उनको बताता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये इंजेक्शन केवल नींद के लिए है और कुछ ही देर में आपके कुत्ते को होश आ जाएगा। फिर वो फादर से पूछता है कि ये नेड इस कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। फिर फादर उसको बताते हैं कि नेड इन मुर्दों का मुहाफिज है,
यानी कि इन कब्रों का संरक्षक। दरअसल नेड हर रोज यहाँ पर आकर इन कब्रों की रखवाली करता है और इसीलिए यहाँ के सभी लोग उसको इन कब्रों का रक्षक मानते हैं। जब वॉल्टर फादर से बातें कर रहा था तभी उसकी नजर लारा टॉलिंस की कब्र पर पड़ती है। फिर वॉल्टर देखता है कि लारा की मौत उसके 23वें जन्मदिन पर हुई थी, जो निश्चित ही कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर फादर वॉल्टर को बताते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि लारा की लाश आज तक किसी को भी नहीं मिली। फिर वॉल्टर लारा टॉलिंस के बारे में पता करता है, जिसके बाद वो अपने घर जाकर इस बारे में अगाथा और रॉबिन को भी बताता है। वॉल्टर उन दोनों को कहता है कि इस किताब में लिखी हुई कहानी बिल्कुल सच है, क्योंकि लारा टॉलिंस नाम की लड़की अपने 23वें जन्मदिन पर मरी थी और जिस शख्स ने उसको मारा था उसका नाम है काइल फिंच। इसका मतलब ये किताब काइल ने ही लिखी है और अब वॉल्टर के सभी सवालों का जवाब काइल ही दे सकता था। फिर वो जेल जाकर काइल से मुलाकात करता है। वॉल्टर को लग रहा था कि आज उसकी ये 23 नंबर की पहेली सुलझ जाएगी, लेकिन जब वॉल्टर जेल में जाकर काइल से बात करता है तो उसको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल काइल ने लारा टॉलिंस को नहीं मारा था और ना ही उसने ये किताब लिखी है, बल्कि काइल तो लारा से बहुत प्यार किया करता था। ये कहानी बिल्कुल फिंगरलिंग की तरह है, जिसमें किसी और ने लारा टॉलिंस को मार डाला था और बाद में जब काइल लारा से मिलने के लिए गया तो पुलिस वालों ने उसको ही गिरफ्तार कर लिया। यानी कि काइल किसी और के ही गुनाहों की सजा काट रहा था और जो असली कातिल है वो अभी भी फरार है। अब वॉल्टर ठान लेता है कि वो किसी भी हालत में उस कातिल को ढूंढ कर रहेगा, क्योंकि ये कातिल द नंबर 23 का लेखक है। फिर वॉल्टर अगाथा और रॉबिन के पास जाकर उनको ये सारी बात बताता है, जिसके बाद रॉबिन वॉल्टर को कहता है कि शायद मैं उस कातिल का एड्रेस जानता हूँ। दरअसल पिछली रात जब रॉबिन वो किताब पढ़ रहा था तभी उसने देखा कि बुक के आखिरी पन्नों में पीओ बॉक्स एड्रेस लिखा हुआ है। फिर वॉल्टर, रॉबिन और अगाथा उसी एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से उनको वो आदमी वहां पर मिल जाता है जो वॉल्टर के सभी सवालों का जवाब दे सकता था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि टॉप्सी एरेट उस किताब को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो कांपती हुई आवाज में वॉल्टर को कहता है कि अब तुम मरने वाले हो, और ऐसा कहकर वो वहां से भागने लगता है। फिर वॉल्टर भी एरेट का पीछा करते हुए उसको पकड़ लेता है, लेकिन तभी एरेट अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है। वॉल्टर ये सीन देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद अगाथा एरेट को संभालती है और वॉल्टर को कहती है कि तुम फौरन रॉबिन को लेकर घर चले जाओ। हालांकि एरेट अभी भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, इसलिए वॉल्टर सोचता है कि वो एरेट के मरने से पहले उस 23 नंबर की पूरी सच्चाई जान ले, लेकिन अगाथा तो जबरदस्ती वॉल्टर को वहां से भेज देती है। फिर एरेट मरने से पहले अगाथा को बताता है कि वो नंबर मुझे पागल बना रहा था। फिर वो अगाथा को एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताता है, जहां पर जाने के बाद उनको 23 नंबर के बारे में खुद ब खुद सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर इतना कहकर एरेट अगाथा की गोद में ही दम तोड़ देता है। फिर अगाथा उसका आईडी कार्ड निकालती है और उसे पता चलता है कि इस शख्स का असली नाम टॉप्सी एरेट नहीं बल्कि डॉक्टर साइनस है, और साइनस जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे उसका नाम है नाथन नील्स इंस्टीट्यूट। फिर अगाथा उसी इंस्टीट्यूट में जाकर प्रोफेसर साइनस के बारे में पता करती है और वहां पहुंचने से पहले वो वॉल्टर को भी फोन कर देती है कि वो आदमी अब नहीं रहा। वॉल्टर अगाथा से पूछता है कि क्या उसने कुछ बताया, लेकिन अगाथा उसको मना कर देती है, क्योंकि वो वॉल्टर को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो खुद ही उस इंस्टीट्यूट में जाकर पता करती है कि 23 नंबर का क्या राज है। अगाथा देखती है कि डॉक्टर साइनस के ऑफिस में हर जगह 23 नंबर की कैलकुलेशन लिखी हुई थी। साइनस ने उस बुक के बारे में भी और असली लेखक के बारे में भी और इस 23 नंबर के पूरे गणित के बारे में भी दीवारों पर लिखा हुआ था। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि साइनस खुद भी इस गणित को सुलझा नहीं पाए थे। शायद यही कारण है कि साइनस ने भी इजाबेला की तरह खुदकुशी कर ली। और जब अगाथा उस बुक के असली लेखक का नाम पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ वॉल्टर और रॉबिन भी जब उस किताब की पहेली सुलझाने में लगे थे तो वॉल्टर उस किताब में लिखे हुए एक कोड मैसेज को पकड़ लेता है। दरअसल उस किताब के हर 23वें पन्ने के 23वें शब्द में एक खास वर्ड लिखा हुआ था, और फिर जब वो उन सभी वर्ड्स को इकट्ठा करके देखता है तो उनसे एक लाइन बनती है कि कसनोवा पार्क जाओ और जन्नत की सीढ़ियों के नीचे खुदाई करो। फिर वॉल्टर समझ जाता है कि जरूर उस पार्क में कोई ना कोई बड़ा राज छुपा हुआ है, और इसीलिए वॉल्टर और रॉबिन फौरन उस पार्क में जाकर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद उन दोनों को वहां पर एक कंकाल मिलता है, जिसके बाद वॉल्टर और रॉबिन घबराकर सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जब पुलिस वहां पर आती है तो वो कंकाल उस गड्ढे से गायब हो चुका था। फिर वॉल्टर और रॉबिन दोनों ही ऑफिसर्स को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि हमने कंकाल यहीं पर देखा था, लेकिन ऑफिसर उसे वॉल्टर का मजाक समझकर वहां से चले जाते हैं। तभी
अगली सुबह जब वोल्टर, रॉबिन और अगाथा घर वापस जा रहे थे तो वोल्टर देखता है कि अगाथा की 5 उंगलियों पर मिट्टी लगी है, यानी कि कंकाल अगाथा ने ही गायब किया होगा। फिर घर जाने के बाद वोल्टर अगाथा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये बात सुनकर अगाथा अनजान बनने का नाटक करती है। फिर वोल्टर अगाथा पर ही सारा इल्जाम डाल देता है कि तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्ही ने मुझे वो बुक भी ला कर दी और तुम्ही ने मुझे उस इसाक से मिलवाया, और जब मैं इस बारे में साइनस से सारी सच्चाई जानना चाहता था तो तुम्ही ने मुझे जबरदस्ती वहाँ से जाने को कहा। वोल्टर को शक होने लगता है कि जरूर ये किताब अगाथा ने ही लिखी होगी, इसीलिए उसने वोल्टर को साइनस और उस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर वो अगाथा को चाकू दिखाकर उससे सच जानने की कोशिश करता है। अगाथा वोल्टर को बार बार समझाती है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वोल्टर उसकी एक भी बात नहीं मानता। फिर मजबूरन अगाथा वोल्टर को सारी सच्चाई बता देती है, और ये जानने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, उस किताब का ऑथर और कोई नहीं बल्कि खुद वोल्टर ही था। फिर अगाथा वोल्टर को टॉपसी एरेट के पीछे छिपा हुआ नाम और वो सैक्सोफोन और वो सारी चीजें दिखाती है जो फिंगरलिंग की कहानी में मौजूद थी। वो सभी चीजें देखकर वोल्टर का दिमाग चकराने लगता है और उसको अपने अतीत की कुछ ऐसी बातें याद आती है जो शायद वो काफी समय पहले भूल चुका था, और यही फिंगरलिंग की कहानी में छिपा हुआ असली राज था। फिर वोल्टर फौरन उस होटल में जाता है जहां उसने रूम नंबर 23 किराए पर लिया था, और फिर वो उस रूम की दीवार पर लगे हुए पन्ने फाड़कर देखने लगता है। दरअसल वोल्टर उस होटल के बारे में बहुत पहले से ही जानता था, क्योंकि वोल्टर ने इसी होटल में आकर उस बुक का 23वां चैप्टर लिखा था, जिसमें फिंगरलिंग यानी कि वोल्टर स्पैरो की बाकी की कहानी और इस किताब का अंत लिखा हुआ था। दरअसल जिस रात वोल्टर अपनी छत से कूदा तो उसको काफी सारी चोटें आ गई, जिसके कारण उसकी याददाश्त चली गई। हालांकि वोल्टर अपने अतीत के बारे में सारी बातें नहीं भूला था, लेकिन कुछ बड़े राज जैसे कि लारा टोलिंस की मौत और वो सैक्सोफोन वाला किस्सा, वो ये सारी चीजें भूल गया था। लारा टोलिंस असल में वोल्टर की गर्लफ्रेंड थी, जिसको वोल्टर ने फेब्रिजिया का नाम देकर उस किताब में दर्शाया था। वोल्टर एक खूनी है जिसने लारा टोलिंस का कत्ल किया, और बाद में जब वोल्टर गम में डूबा हुआ था तो उसने वो सारी घटनाएं किताब में लिखना शुरू कर दी। दरअसल वो 23 नंबर की पूरी कहानी को शब्दों में उतारना चाहता था, लेकिन फिर जब उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो वोल्टर ने छत से कूदकर खुद की जान लेनी चाहिए, लेकिन चोट लगने की वजह से वो अपनी लाइफ के कुछ अहम हिस्से भूल गया। फिर कुछ समय बाद जब वोल्टर पूरी तरह ठीक हो गया तो डॉक्टर्स ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी, और उसी दिन वोल्टर की मुलाकात अगाथा से हुई। उस दिन के बाद से वोल्टर की लाइफ में खुशियां लौट आई, क्योंकि अगाथा बहुत ही समझदार लेडी थी और उसने कभी भी वोल्टर का अतीत जानने की कोशिश ही नहीं की। हॉस्पिटल से जाते वक्त वो ये भी भूल गया था कि उसने कोई कहानी लिखी है, और जो डॉक्टर वोल्टर की देख रेख कर रहा था उसने वो किताब टॉपसी एरेट के नाम से छपवा दी, और पूरे 13 साल बाद 3 फरवरी के दिन ही वो किताब एक बार फिर से वोल्टर की लाइफ में वापस लौट आई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये वोल्टर की अधूरी सजा थी जो उसने पूरी नहीं की। उसकी वाइफ अगाथा पहले ही डॉक्टर साइनस के जरिए ये सारी बात जान चुकी थी, और इसीलिए उसने वो लाश उस गड्ढे से गायब कर दी ताकि फिंगरलिंग का राज कभी भी बाहर ना आ पाए। तो दोस्तों, ये थी फिंगरलिंग यानी कि वोल्टर स्पैरो की पूरी कहानी। फिर वोल्टर तय करता है कि वो अपनी अधूरी सजा पूरी करेगा, लेकिन अगाथा वोल्टर को समझाती है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने जो कुछ भी किया उस नंबर की वजह से किया था। लेकिन वोल्टर काइल के बारे में सोचकर अपना निर्णय नहीं बदलता। फिर जब वोल्टर वहां से बाहर आता है तो देखता है कि एक 23 नंबर की बस काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब अगर वोल्टर चाहता तो एक बार फिर से उस 23 नंबर की बस के आगे कूदकर खुदकुशी कर सकता था, लेकिन इस बार वोल्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अब कहानी कुछ दिन आगे जाती है, तभी हम देखते हैं कि फादर सेबेस्टियन और कुछ और लोग लारा टॉलिंस की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए आए हुए थे, और उन लोगों में काइल भी शामिल था, क्योंकि वोल्टर ने अपना गुनाह कबूल करके काइल को रिहा करवा दिया था। अब वोल्टर को कितने सालों की सजा होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वोल्टर के वकील ने उससे वादा किया है कि जज साहब उससे नरमी से पेश आएंगे। तभी 2:15 पर इस मूवी का एंड हो जाता है, यानी कि एक बार फिर से 2 और 3। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये मूवी देखकर आपका दिमाग घूम गया है तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनका भी दिमाग घूम जाए। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।